हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको क्लास 10वीं के राजनीति शास्त्र का दूसरा पार्ट संवाद का भाग 2 करवाने जा रही हूँ, जिसमें मैं भारत की संघीय व्यवस्था की सफलता के कारण, केंद्र और राज्यों के संबंध और स्थानीय स्वशासन के विषय में समझाऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम पढ़ते हैं भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता के कारण या संघीय व्यवस्था के बदलते स्वरूप के बारे में। ठीक है, भारत के अंदर क्या है कि चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग रहते हों, किसी भी भाषा के लोग रहते हों, लेकिन उनमें सबसे बड़ी जो पावर है, शक्ति है, वो क्या है, सभी इकट्ठा रहना चाहते हैं। इसलिए क्या है कि वो संघवाद को बनाए रखना चाहते हैं। तो पहली जो विशेषता है, जो सफलता का कारण, वो क्या है, संघवाद की भावना में विश्वास। दूसरा जो रीजन है, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण। दूसरा क्या अपनाया भारत ने कि जिन जिन भाषाओं के लोग जहाँ जहाँ रहते थे, ठीक है, उसी के आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया। और ये जो राज्यों का निर्माण है, ये 1920 में स्वतंत्र होने से पहले ही तय हो गया था कि स्वतंत्रता के बाद जो है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। स्वतंत्रता के समय जो राज्य थे उनकी संख्या थी 14, लेकिन वर्तमान में जो राज्य हैं वो है 28। 1950 में एक भाषा बोलने वाले लोगों के लिए नए राज्य निर्माण के लिए पुराने राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया गया। अब बात आती है कि 14 से 28 कैसे हो गए। तो 1950 में क्या किया गया, एक भाषा बोलने वाले लोगों को क्या किया गया, इकट्ठा किया गया, और जो पुराने राज्य थे जिसमें अलग भाषा बोली जाती थी, उनसे हटा के क्या किया गया, राज्य का निर्माण किया गया। जैसे मान लो ये राज्य है, यहाँ पे पंजाबी बोली जाती है, यहाँ हरियाणवी बोली जाती है। तो क्या किया गया, यहाँ पे 2 राज्यों का गठन कर दिया गया। 1 नवंबर 1966 को क्या है कि ये 2 राज्यों में बांट दिया गया। तीसरा पॉइंट है, कुछ राज्यों का गठन संस्कृति, भूगोल, जातीयता को क्या कहते हैं, एथनिसिटी भी कहते हैं, के आधार पर किया गया। मतलब क्या है, ऊपर क्या पढ़ा है मैंने, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण, लेकिन कुछ राज्यों का गठन जो है उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज जो हैं उनके आधारों पर किया गया, या फिर उनके भूगोलीय जो क्षमता है, भूगोलीय जो पर्यावरण है, उसके आधार पर किया गया। एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड का निर्माण जो है उनकी संस्कृति, भूगोल और जातीयता के आधार पर किया हुआ है। चौथे नंबर पे आती है भाषा नीति। भारतीय सरकार को लगा कि लोग जो है क्षेत्रीय भावना में ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं, इस प्रकार देश की एकता जो है वो टूट सकती है। इसलिए भारतीय सरकार ने क्या किया कि एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, जिसकी अध्यक्षता फजल अली ने की। ये बना था 1953 में, और इसमें क्या था कि भाषा के आधार पर राज्य गठन का सुझाव दिया गया। ठीक है, फिर सुझाव के बाद 3 वर्ष के बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया, और इसके तहत जो है राज्यों का गठन किया गया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है। हिंदी को राजभाषा बनाया गया। अब राजभाषा क्या होता है, ये राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये राजभाषा है। किस जो भी सरकारी काम है वो सभी किस में होंगे, वो हिंदी में होंगे। भारत में 40% लोग जो है वो हिंदी बोलते हैं। 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। 22 कौन सी, एक हिंदी और 21 अन्य भाषाएं, ये अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। अनुसूचित भाषा का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में अपने एग्ज़ाम दे सकता है। शर्त यह है कि उसे फॉर्म में रेखांकित करना होगा कि उसे किस भाषा में एग्ज़ाम देना है। भाषा नीति की एक विशेषता ये भी है कि राज्यों की भी जो है अपनी राजभाषाएं हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है। उसके बाद है, सरकारी कार्यों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। क्या है कि यहाँ पे सरकारी कार्य जो है, मैंने बताया था आपको, हिंदी जो है राजभाषा बनाएगी, लेकिन अंग्रेजी को राजभाषा नहीं बनाया गया है। अंग्रेजी को क्यों शामिल किया गया है, क्योंकि दक्षिण जो एरिया है वहाँ पर अंग्रेजी ज़्यादा जानते लोग, और उन्होंने जो है इसका विरोध किया कि पूरी जो है देश के अंदर हिंदी को राजभाषा नहीं बनाया जाना चाहिए। तो अब क्या किया सरकार ने कि अंग्रेजी को मान्यता दे दी कि अंग्रेजी में भी जो है सरकारी कार्य हो सकते हैं, लेकिन राजभाषा हिंदी ही है। अब आगे पढ़ते हैं, केंद्र राज्य संबंध। क्या है कि भारत में लंबे समय तक एक ही पार्टी ने शासन किया है। कौन सी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने। आप सभी को पता है कि एक बार 75 के अंदर जो है सत्ता से हटी थी
कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी, जब आपातकाल लगा था। उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी का शासन आया। आप सभी को पता है कि पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी कई सालों तक सत्ता में रही है। उसके बाद जो परिस्थितियाँ बदलती चली गई और आगे क्या होता है, अधिकतर राज्यों में भी उसी पार्टी की सरकार आई। अगर राज्यों में केंद्र से अलग सरकार बनती है, जिस कारण कई बार केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को भंग किया है। कहने का क्या मतलब है कि राज्य में एक ऐसी व्यवस्था हो गई है कि मान लो केंद्र में कोई सरकार है, ठीक है, और राज्यों में अगर इसी पार्टी की सरकार नहीं है तो ये केंद्र सरकार जो है उसको कोई भी कार्य ढंग से नहीं करने देती और कई बार गलत तरीके से जो है इस राज्य की सरकार को क्या करती है, भंग भी कर देती है। तो इस प्रकार जो है कई बार ऐसा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया और क्या किया कि जो अगर राज्य में अलग सरकार बनती है तो उनके अधिकारों पर फोकस किया। अब देखिए बदलाव। 1990 के बाद गठबंधन सरकारें बनी। गठबंधन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक जो राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाए उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। अब गठबंधन की सरकारें क्यों बनने लगी? क्योंकि जो मुख्य हमारे पास राजनीतिक पार्टियां थी उनको जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि क्षेत्रीय जो दल थे वो सशक्त हो गए थे, शक्तिशाली हो गए थे और जो है क्षेत्रीय पार्टियां जो है अपने राज्य के अंदर इतनी मजबूत हो गई थी कि उन्हें मुख्य पार्टियों के बराबर में वोट मिलने लग गए थे। इस वजह से क्या हुआ कि जो मुख्य राजनीतिक दल थे उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिलता था। अब सरकार बनाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा? क्षेत्रीय पार्टियों को अपने साथ मिलाना पड़ा और इस प्रकार गठबंधन की सरकारें बनने लगी। अब आगे पढ़ते हैं भारत में विकेंद्रीकरण। देखिए, एक होता है केंद्रीकरण, एक होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण में क्या होता है? सारी शक्ति केंद्रित होती है। विकेंद्रीकरण में क्या होता है कि उसे अलग अलग बांट दिया जाता है। तो भारत में जो विकेंद्रीकरण है, देखिए अर्थ क्या है इसका? जब केंद्र और राज्य सरकारें अपनी शक्तियों को स्थानीय स्वशासन के साथ बांटती हैं उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत की जो शक्तियाँ थी वो दो स्तर पे बांटी गई, केंद्र और राज्य स्तर पर। लेकिन जो भारत है वो बहुत ही विशाल है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है और बहुत विभिन्नताएं हैं। यहाँ हर जाति धर्म के लोग रहते हैं। तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संविधान ने माना कि जो है हमें एक स्थानीय स्वशासन की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार जो है केंद्र और राज्यों से कुछ शक्तियाँ लेकर स्थानीय शासन को दी गई। इसे ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। अब देखते हैं इसके लाभ। जनता की भागीदारी। इससे एक तो बेनिफिट ये हुआ कि जो आम जनता थी, जो गांव में रहती थी या शहरों में रहती थी, उसकी जो भागीदारी है वो सीधे सीधे शासन में होने लगी। दूसरा क्या था कि स्थानीय समस्याओं की पहचान। अब आप किसी गांव में रहते हो तो बड़े बड़े नेताओं को उस गांव की समस्याओं का, पानी की समस्याओं का, गलियों की समस्याओं का नहीं पता होता। तो उनकी पहचान कौन करेगा? उनकी पहचान स्थानीय स्वशासन के जो नेता हैं वो करेंगे, ठीक है। फिर समस्याओं का निदान। जब उनकी पहचान हो जाएगी तो वही नेता जो हैं उन समस्याओं का निदान करेंगे। उसके बाद आता है सरकारी पैसे का सदुपयोग। जिस काम के लिए पैसा आया है उसी काम में पैसा लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर पैसा ऐसे ही दे दिया जाए तो वहाँ के अधिकारियों को नहीं पता कि गांव को क्या आवश्यकता है, शहर को क्या आवश्यकता है, कहाँ पर ये पैसा लगाया जाए। वो अपने अनुसार वहाँ पे उस पैसे को कहीं भी लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि पैसे का सदुपयोग नहीं होता। तो अगर गाँव के ही व्यक्ति हैं तो वो उस पैसे का सदुपयोग करेंगे। पांचवा है सरकारी नीतियों के प्रति जनता की जागरूकता। एक जो नीतियां गांव के लोगों के लिए या शहर के गरीब लोगों के लिए आती हैं तो उन नीतियों से जो है जनता भी जागरूक होती है। ये थे सत्ता के विकेंद्रीकरण के लाभ। लेकिन एक बात और देखिए, यह राज्य सरकारों के नियंत्रण में होने के कारण अत्यधिक लाभ नहीं हुआ। क्या हुआ कि स्थानीय सरकारें किसके अंडर में थी? राज्य सरकारों के अंडर में थी। तो वो अच्छे से अपने तरीके से काम नहीं कर पाई, तो इसका ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। दूसरा क्या है? नियमित चुनाव नहीं करवाए जाते थे। क्या है कि 1992 का जो संविधान संशोधन हुआ था उससे पहले जो है स्थानीय स्वशासन में नियमित चुनाव नहीं करवाए जाते थे और स्थानीय सरकारों पर राज्य सरकारें अपनी मनमर्जी थोपती थी, वो अपने फैसले उन पर थोपती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये स्थानीय सरकारें जो है प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पाई।
अब तक हमने पढ़ा कि स्थानीय स्वशासन क्या था, राज्य सरकारों के नियंत्रण में था और उनका कोई खास प्रभाव नहीं था। इसलिए संविधान में 1992 में एक 74वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए। सबसे पहला प्रावधान क्या था? नियमित चुनाव कि जो पंचायत हैं और जो नगरीय शासन है उनके चुनाव और चुनाव की भांति जो है 5 वर्ष में नियमित रूप से करवाए जाएंगे। दूसरा प्रावधान था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण दिया गया। तीसरा क्या था कि कम से कम 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। कहाँ? स्थानीय स्वशासन के अंदर। चौथा है स्वतंत्र चुनाव आयोग। इन चुनाव के लिए जो है एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन किया गया। 5वें नंबर पे आता है राज्यों की प्रकृति के अनुसार राजस्व एवं अधिकार वितरण। क्या होता था कि पहले राजस्व राज्य लेते थे, जो है स्थानीय सरकारों का उन पर कोई अधिकार नहीं था। लेकिन अब क्या होने लगा कि राज्यों की प्रकृति देखकर स्थानीय सरकारों को भी क्या है राजस्व और अधिकार का वितरण किया जाने लगा। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा देने से लोकतंत्र मजबूत हुआ और महिलाओं और पिछड़े वर्ग को क्या है प्रतिनिधित्व मिला। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम भारत का संघीय स्वरूप कैसा है। पहले क्या है? केंद्र है। ठीक है, उसके बाद है राज्य। राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं। उसके बाद आते हैं हमारे स्थानीय स्वशासन। इसके जो है 2 प्रकार हैं, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और नगरीय स्थानीय स्वशासन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। इसको हम पंचायती राज व्यवस्था भी कहते हैं। इसके अंदर जो है सत्र बनाए हुए हैं। देखिए, सबसे पहला जो सत्र है वो है ग्राम सभा। ये सबसे छोटी इकाई है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। इसमें कौन है? इसमें जिन लोगों की आयु 18 वर्ष से ऊपर है वो सभी इसके सदस्य हैं। किसके सदस्य? ग्राम सभा के सदस्य हैं। मतलब जिनका नाम मतदाता सूची में आ जाता है वो सभी क्या हैं? वो ग्राम सभा के सदस्य हैं। इसके बाद आता है ग्राम पंचायत। क्या होता है कि ग्राम सभा के लोग जो है चुनाव करवाते हैं और अपने में से वो क्या करते हैं, एक सरपंच और जो अन्य मेंबर होते हैं उनका चुनाव करते हैं। इनके जो प्रमुख होता है उसको सरपंच कहा जाता है। तीसरे नंबर पे आता है पंचायत समिति। ये खंड स्तर पर चुनी जाती है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन करते हैं। मतलब क्या है कि ग्राम पंचायत बन गई, ग्राम पंचायत कई गांवों की मिला के और एक क्या बनती है? पंचायत समिति बनती है। ठीक है, इसे हम ब्लॉक लेवल की भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है जिला परिषद। अब ये होती है जिला स्तर की। इसमें क्या होता है कि किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन किया जाता है। अब इन कई गांवों की मिला के ये इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसका जो प्रमुख होता है उसे जिला प्रमुख कहते हैं। देखिए नीचे, मान लो ये एक गांव है और इसके अंदर जो ये है ये ग्राम सभा है और इन्होंने किसको चुना? एक सरपंच को चुन लिया। ठीक है, अब कई गांव मिलके, ठीक है, ये गांव का जो समूह है वो क्या बनाता है? ब्लॉक बनाता है। इसे हम पंचायत समिति कहते हैं। फिर कई ब्लॉक मिलके क्या बनाते हैं? जिला बनाते हैं। इसे हम जिला परिषद कहते हैं। अब पढ़ते हम नगरीय स्थानीय स्वशासन के बारे में, जो कि 74वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, उसमें इसका वर्णन दिया हुआ है। सबसे पहले हम छोटी इकाई के बारे में पढ़ते हैं। ये है नगर पालिका। जिन शहरों की जनसंख्या 10,000 से 50,000 तक हो उसमें प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं और पार्षद चुने जाते हैं। इसका जो प्रमुख होता है उसे नगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं। उसके बाद आता है नगर परिषद। 50,000 से 3 लाख तक की जनसंख्या जहाँ पर हो वहाँ पर क्या होता है? नगर परिषद होता है। इसके भी चुनाव होते हैं और इसका जो प्रमुख होता है वो सभापति कहलाता है। इसके बाद आता है नगर निगम। 3 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले शहर या नगर निगम में आते हैं। इसके जो प्रमुख होते हैं उन्हें महापौर या कहीं कहीं मेयर कहा जाता है। भारत में कुल 205 नगर निगम है और जो चेन्नई है, जिसे हम मद्रास कहते हैं, सबसे पुराना नगर निगम है। इसका जो निर्माण हुआ था वो 1687 में हुआ था। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।